एमडीके 2025 में यूनिट नंबर 1 ए सेलुलर लाइफ। ए सेलुलर लाइफ में हमारे पास दो टॉपिक इंक्लूडेड है, 1.1 एंड 1.2। 1.1 में हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, एंड 1.2 में हमें पढ़ना है HIV एंड एड्स, HIV और एड्स के बारे में। सही, तो यही दो टॉपिक इंक्लूडेड है। मगर इन दो टॉपिक्स के अलावा थोड़ी बहुत नजर हम बाकी टॉपिक्स पे भी डाल लेंगे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ए सेल्यूलर लाइफ। ए सेल्यूलर लाइफ का मतलब है, नाम पे ही छुपा हुआ है, ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट, एब्सेंस को शो करता है। ए सेल्यूलर लाइफ का मतलब है कि अ लाइफ विदाउट सेल, सेल के बगैर लाइफ। सही है, तो यही एक हमारे पास एक अपोजिट सेंटेंस लिखा हुआ है कि एक सेल के बगैर कोई लाइफ नहीं होती। हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स। सही है, एक या एक से ज्यादा सेल पर कंसिस्ट करते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अ लाइफ विदाउट सेल, सेल के बगैर लाइफ। तो सेल के बगैर जो लाइफ होती है वो पाई जाती है वायरसेस में। तो ए सेलुलर लाइफ में बेसिकली हमें पढ़ना होता है जो ऑर्गेनिजम्स, वो कौन से? वायरसेस हैं। और इसमें भी एक डिबेट है कि वायरसेस लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। सही है, जैसे वायरसेस के पास दोनों कैरेक्टर्स हैं, वायरसेस के पास कुछ लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं। जैसे वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस, वायरसेस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है, वायरसेस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वायरसेस हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। आरएनए की फॉर्म में, डीएनए आरएनए की फॉर्म में अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके अलावा ये म्यूटेशन कर सकते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल में, यानी चेंजेस आ सकती हैं इनके जेनेटिक मटेरियल में। सही है, म्यूटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा ये ग्रोथ कर सकते हैं। उसके अलावा इनके पास सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, और एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट। एंजाइम हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, इसका मतलब ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सही है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वायरस के पास जो इसकी लिविंग कैरेक्टर को, लिविंग नेचर को सपोर्ट करता है। इसके कंट्रास्ट में हमारे पास इसकी कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो इसकी नॉन लिविंग होने को सपोर्ट करता है। जैसे नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके पास? नॉन लिविंग कैरेक्टर्स सबसे पहले तो यही है कि दे आर एसेलुलर, यानी वायरसेस के पास सेल नहीं होता है। सही, और हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव वन और मोर सेल। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास या तो एक या एक से ज्यादा सेल होते हैं, इनके पास तो सेल ही नहीं होता। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। दूसरा, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द लिविंग सेल। ये लिविंग सेल के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर ये खुद लिविंग है तो इनको चाहिए कि लिविंग सेल के बाहर भी रिप्रोड्यूस कर लें, मगर इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी लिविंग सेल की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम इनको कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी है इनके लिए कि ये कौन से पैरासाइट होंगे? इंट्रासेल्युलर, यानी सेल के अंदर। सही है, इसके अलावा दे कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, ये एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये नहीं कर सकते हैं। ये किसकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं? होस्ट की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। जिस होस्ट के सेल में ये मौजूद होते हैं उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। दे कैन नॉट परफॉर्म एनी रिएक्शन, ये कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इनके पास एंजाइम्स तो हैं मगर ये कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। सही, सारे रिएक्शंस ये कहां परफॉर्म करेंगे? होस्ट की बॉडी के अंदर, होस्ट के सेल के अंदर। सही है, अच्छा एंजाइम्स हमने कहा इनके पास एंजाइम्स हैं, मगर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर डन बाय होस्ट एंजाइम। ज्यादातर रिएक्शन होस्ट के में मौजूद एंजाइम्स के जरिए किया जाता है। इनके पास बहुत थोड़े से एंजाइम्स होते हैं, एक या दो या तीन एंजाइम्स होते हैं, मगर इनको जरूरत पड़ती है 100 से ज्यादा एंजाइम्स की। सारे एंजाइम्स कहां से इस्तेमाल करते हैं? ये होस्ट की बॉडी से। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको हम क्रिस्टलाइज करके स्टोर कर सकते हैं।
अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं उसको आज स्टोर कर देता हूं, क्रिस्टलाइज कर देता हूं और उसको 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद या 1000 साल बाद मैं उसको वापस जिंदा कर दूंगा, कर सकता हूं। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें भी क्रिस्टल बना देता हूं, सही, क्रिस्टलाइज कर देता हूं, क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देता हूं और 1000 साल बाद तुम दोबारा से जिंदा हो जाना, सही, और फिर बताना कि हमारे जमाने में तो ऐसा था, ये भी तो देखो क्या हो गया। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिस्टलाइज करके जिंदा नहीं रख सकते। अगर उनको क्रिस्टलाइज करने की कोशिश करेंगे वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। मगर इनको हम क्रिस्टलाइज करके स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर 1000 साल पहले कोई वायरस क्रिस्टलाइज किया जाता, आज तक वो क्रिस्टलाइज होता, जब हम उसको अनक्रिस्टलाइज करते हैं, डीक्रिस्टलाइज करते हैं, तो वो वापस से लिविंग हो जाता, सही। तो ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, सही है। तो ये कुछ चीजें जो कि इसके लिविंग, ये चीजें हैं जो इसके लिविंग कैरेक्टर को सपोर्ट वो करती हैं, सपोर्ट, और ये चीजें हैं जो कि इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर को सपोर्ट करती हैं, सही है। ये प्रेजेंट कहां पे? अब ये लिविंग है, नॉन लिविंग, तो दे आर प्रेजेंट इन बॉर्डर लाइन। ये कहां पे प्रेजेंट है? बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जैसे देखो कुछ चीजें जो कि एब्सोल्यूट नॉन लिविंग है, एब्सोल्यूट नॉन लिविंग, जैसे ये डेस्क नॉन लिविंग है, ये मोबाइल नॉन लिविंग है, ये स्टैंड नॉन लिविंग है, ये विंडो नॉन लिविंग है, ये बिल्डिंग नॉन लिविंग है, सही, ये पेन नॉन लिविंग है, मार्कर नॉन लिविंग है, बोर्ड नॉन लिविंग है। तो ये सारी चीजें एब्सोल्यूट नॉन लिविंग है, इस पे कोई शक नहीं है। कुछ चीजें जो कि एब्सोल्यूट लिविंग है, कुछ चीजें जो कि एब्सोल्यूट लिविंग है, जैसे मैं लिविंग हूं, तुम लोग लिविंग हो, सही है, मेरा जमीर लिविंग है, सही है, और ये सारे कीड़े मकोड़े जो यहाँ पे घूम रहे, जो नजर नहीं आ रहे, बैक्टीरिया, ये सारे क्या है? लिविंग है, सही है। तो ये चीजें एब्सोल्यूट लिविंग है, सही है। अब जो वायरस आता है, वायरस कहां आता है? इन दोनों के, सही, यानी इसके पास कुछ लिविंग कैरेक्टर्स नहीं है और कुछ नॉन लिविंग, तो बॉर्डर लाइन पे पाया जाता है वायरस, सही। अच्छा, अब वायरस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी तक हमने एमडीकेट सिलेबस का कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, सही है, वो क्लासिफिकेशन से स्टार्ट होगा। इससे पहले वायरस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद फिर आ जाएंगे टॉपिक। हमारे पास जो वायरस होते हैं, वायरस के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है कोड और एक होता है कोर। कोड यानी जो बाहर प्रेजेंट हो, कोर मतलब जो अंदर प्रेजेंट हो। तो कोड इज आउटर एंड कोर इज इनर। कोड में दो चीजें होती हैं, कोड में दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास कैप्सिड और दूसरा होता है इन्वेलप। कोर में भी दो चीजें होती हैं, अंदर भी दो चीजें होती हैं। एक होता है जेनेटिक मटेरियल और दूसरा होता है एंजाइम्स। इतना सिंपल होता है कि बस उनकी पूरे बॉडी के अंदर बस यही चार चीजें होती हैं, सही है। अच्छा, अब ये जो कैप्सिड है ये होता है इसेंशियल, मतलब इसके बगैर वायरस नहीं बन सकता। वायरस बनेगा तो कैप्सिड के साथ ही बनेगा। और दूसरा है जेनेटिक मटेरियल विच इज इसेंशियल। ये दोनों चीजें इसेंशियल यानी जरूरी है, वायरस इनके बगैर नहीं बन सकता। अब ये जो इन्वेलप है, इन्वेलप ये नॉन इसेंशियल है, और ये जो एंजाइम्स है ये भी नॉन इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल का क्या मतलब है कि कुछ वायरस में होंगे ये और कुछ वायरस में नहीं होंगे। एंजाइम्स भी कुछ वायरस में होते हैं और कुछ वायरस में नहीं होते हैं। इसी तरह इन्वेलप भी कुछ वायरस में होते हैं और कुछ वायरस में नहीं होते, मगर कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल हर वायरस में होगा। यानी हर वायरस में एक कोड लाजमी है और एक कोड लाजमी है, सही है। अच्छा, पहले कोड देख लेते हैं, कोड आसान है। देखो, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, दोनों नहीं हो सकता, या डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, सही है। और एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं कुछ वायरसेस के पास और बाकी वायरसेस के पास एंजाइम्स नहीं होते, सही है। आ जाते हैं कोड के ऊपर। देखो, कोड में कैप्सिड है कंपलसरी। कैप्सिड बना होता है प्रोटीन से, और वो जो प्रोटीन्स के यूनिट्स होते हैं जो कैप्सिड बना रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कैप्सोमर, या फिर इनको कह सकते हैं कैप्सोमेयर, दोनों नाम है इनके, कैप्सोमेयर, सही। ये प्रोटीन के यूनिट्स होते हैं और ये स्पेसिफिक होते हैं इन स्पेसिफिक वायरस, सही। डिफरेंट वायरस में ये स्पेसिफिक होते हैं, यानी हम कैप्सोमेयर की तादाद से पहचान सकते हैं किसी वायरस को, सही है। जैसे एडिनो वायरस है, एडिनो वायरस में 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। हर्पीज वायरस है, हर्पीज वायरस में 162 वायरस कैप्सोमेयर्स होते हैं, सही है। तो ये फेडरल बुक्स में लिखा हुआ है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है,
सही है, तो कैप्सोमेयर्स की तादाद से हम इसको पहचान सकते हैं वायरस को, क्योंकि स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक वायरस में याद रखना एमसीक्यूज के लिए ये कैप्सिड, और हर वायरस में होगा ये कैप्सिड। सही है। एनवेलप सम वायरसेस कंटेन आउटर कोट कॉल्ड इनवेलप। कुछ वायरसेस के अंदर इनवेलप होते हैं, सही, सारे वायरसेस के अंदर इनवेलप नहीं होते, और ये इनवेलप हमेशा कैप्सिड के बाहर होता है। सही, मिसाल के तौर पे अगर ये कैप्सिड है, ये कैप्सिड है, तो इनवेलप हमेशा कैप्सिड के बाहर होगा। सही है, और बीच में तो क्या होगा, कोर होगा, जेनेटिक मटेरियल, और अगर एंजाइम्स है तो एंजाइम्स होंगे। तो ये एक वायरस का स्ट्रक्चर हो गया। सही, इसमें सारी चीजें बना दी मैंने, कोर में दो चीजें जेनेटिक मटेरियल और एंजाइम, कोट में दो चीजें कैप्सिड और इनवेलप। सही है। अच्छा, अब ये जो कैप्सिड है किस नेचर का है, प्रोटीन, इनवेलप लिपोप्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड, और एंजाइम। सही है, तो इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कोर जो हमारे पास कोर है, कोर में क्या चीज इसेंशियल है और क्या चीज नॉन इसेंशियल। तो कोर में न्यूक्लिक एसिड इसेंशियल है और प्रोटीन नॉन इसेंशियल। इसी तरह कोड में प्रोटीन इसेंशियल है और लिपोप्रोटीन नॉन इसेंशियल है, यानी हो भी तो चल जाएगी, नहीं भी हो तो चल जाएगी। तो इसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के रेफरेंस से भी याद रखना। लिपोप्रोटीन ये है, इसका मतलब ये मेम्ब्रेन से बनी हुई, मेम्ब्रेन में होते हैं लिपोप्रोटीन। ये मेम्ब्रेन आई कहां से वायरस के पास, इट इज ड्राइव फ्रॉम होस्ट। जब ये होस्ट के अंदर डिवीजन करके, देखो ये होस्ट का सेल है, होस्ट के सेल के अंदर ये एक वायरस है, ये डिवीजन कर लिया, अब इसको बाहर जाना है, तो ये बाहर जाते हुए क्या करते हैं, इस तरीके से बर्ड ऑफ होता है, और बर्ड ऑफ होने के बाद ये होस्ट की मेम्ब्रेन को यहां से लेता हुआ जाता है। सही, ये इसका इनवेलप बनता है। तो इनवेलप कहां से होते हैं, ड्राइव फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन, होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से ड्राइव होता है, इसको याद रखना। सही, और ये इनवेलप होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से ड्राइव होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे लिखता हूं मैं, एमसीक्यूज के तौर सूरत में देख लेते हैं इसको। विच वायरस इज considered as enveloped virus? Alpha, which is released from host cell via exocytosis, या फिर which is released from host cell via lysis, या फिर चार्ली which is released from host cells via एंडोसाइटोसिस। चलो यही तीन ऑप्शन देखते हैं, बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। कुछ भी बोल दो, जो मर्जी बोल दो, सही बोलो या गलत बोलो, बोलो। ए मुकद्दस, ए सही है, बिल्कुल ए ही इसका आंसर है। देखो, जब कोई वायरस सेल से एक्सोसाइटोसिस के जरिए निकलेगा, एक्सोसाइटोसिस के जरिए, तो हमें पता है एक्सोसाइटोसिस में बडिंग ऑफ होगी, और बडिंग ऑफ के जरिए ये मेम्ब्रेन को लेता हुआ जाएगा। और अगर कोई वायरस निकल रहा है होस्ट के सेल से लाइसिस के जरिए, जैसे बैक्टीरियोफेज में हमने देखा था, बैक्टीरियोफेज होस्ट के सेल की लाइसिस कर देता था, तो इस तरह होस्ट का सेल ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद ये इस तरह से होस्ट के सेल से निकला है, तो ये मेम्ब्रेन को लेता हुआ नहीं जाएगा। तो जो नॉन इन्वेलप्ड वायरस होते हैं वो कैसे रिलीज होते हैं, लाइसिस के थ्रू, और जो इन्वेलप्ड वायरस होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस, या फिर एक्सोसाइटोसिस की जगह लिखा हुआ सकते हैं बडिंग ऑफ के जरिए होते हैं। बडिंग ऑफ या एक्सोसाइटोसिस की वजह से ही तो होस्ट का मेम्ब्रेन इनके साथ रह जाता है। सही,
इसके अलावा अगर वायरस के साइज़ की बात करें तो वायरस का साइज़ एक्सटेंड करता है 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक। यानी सबसे छोटा वायरस 20 नैनोमीटर का होता है, सबसे बड़ा वायरस 250 नैनोमीटर का होता है। सबसे छोटा वायरस जो 20 नैनोमीटर का होता है उसका नाम है पार्वो वायरस, और सबसे बड़ा वायरस जो कि 250 नैनोमीटर का होता है उसका नाम है पॉक्स वायरस। तो इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखना कि लार्जेस्ट वायरस इज पॉक्स वायरस एंड स्मॉलेस्ट वायरस इज पार्वो वायरस। सही है। और पार्वो वायरस का या स्मॉलेस्ट वायरस का साइज 20 नैनोमीटर होता है, लार्जेस्ट वायरस या पॉक्स वायरस का साइज 250 नैनोमीटर होता है। वायरस की क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे करते हैं। सही है। सबसे पहली बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, होस्ट की बेसिस पे। होस्ट की बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं बैक्टीरिया, सॉरी 4 टाइप्स आती हैं वायरसेस की होस्ट की बेसिस पे। सबसे पहला फाइटोफेज, दूसरा जूफेज और तीसरा बैक्टीरियोफेज और चौथा फंगीफेज। तो ये फंगीफेज हमारे बुक में नहीं है और फिर भी एक टाइप तो है, तो ये मैंने यही मेंशन कर लिया। इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं देखेंगे हम, डिस्क्रिप्शन से देखेंगे। फाइटोफेज यानी वो वायरस जो किसको इन्फेक्ट करे, प्लांट को इन्फेक्ट करे। वो वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करे उनको क्या कहते हैं, जूफेज। और वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। अब ये जो फाइटोफेज है ये सारे के सारे आरएनए वायरसेस हैं, यानी इनके पास जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होगा, आरएनए की फॉर्म में होगा। ये जो जूफेज है ये डीएनए वायरस भी होते हैं और आरएनए, यानी एनिमल को डीएनए वायरसेस भी इन्फेक्ट करते हैं और आरएनए वायरसेस भी। बैक्टीरियोफेज को, इस बैक्टीरिया को स्पेसिफिकली डीएनए वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं। सही, तो इसको याद रखना। फाइटोफेज सिर्फ आरएनए वायरस होंगे, बैक्टीरियोफेज सिर्फ डीएनए वायरस होंगे, और जूफेज दोनों होंगे, डीएनए और आरएनए दोनों। सही। एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस फाइटोफेज की एग्जांपल में आ गया। अच्छा, टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में एक चीज ये भी याद रखनी है कि इट इज द फर्स्ट वायरस व्हिच वाज डिस्कवर्ड, फर्स्ट वायरस व्हिच वाज डिस्कवर्ड। ये वो पहला वायरस है जो डिस्कवर हुआ था। सही। अच्छा, जूफेज की एग्जांपल, जूफेज की एग्जांपल में तो कुछ भी लिख दो, एचआईवी लिख दो, हेपेटाइटिस सी वायरस लिख दो, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, एडिनो वायरस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ETC। बल्कि इसी में लिख दो ETC, इतना याद रखने की जरूरत। सही है। बैक्टीरियोफेज में की एग्जांपल में टी फेज, लैम्डा फेज, ETC, ये सारे आ जाएंगे। सही। चलो बस इतना बहुत था इसके लिए। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड या फिर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड या फिर हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर या फिर कैप्सिड की बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। पॉलीहेड्रल, जिसको हम लोग आइकोसाहेड्रल भी कहते हैं, सही है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है एक हेलिकल, जिसको हम रॉड शेप भी कहते हैं, और एक हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स कैप्सिड। सही। पॉलीहेड्रल या फिर इकोसाहेड्रल में आ जाता है एडिनो वायरस। सही, ये पॉलीहेड्रल होता है। इसके अलावा हेलिकल या फिर रॉड शेप में आ जाता है टोबैको मोज़ेक वायरस। सही। और कॉम्प्लेक्स में आ जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब दोनों होता है इसके पास पॉलीहेड्रल हेड होता है, पॉलीहेड्रल हेड, और हेलिकल या फिर रॉड शेप टेल होता है। सही। तो इसके पास हेड कैसा होता है, पॉलीहेड्रल, जो फर्स्ट टाइप हमने देखी, और टेल कैसा होता है, रॉड शेप, जो सेकंड टाइप हमने देखी। सही। तो इसके पास दोनों होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कैप्सिड। सही है। तो कैप्सिड के बेसिस पे ये 3 क्लासिफिकेशन हो गई।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, जीनोम की बेसिस पे क्लासिफिकेशन। सही है, जीनोम की बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। वायरसेस को जीनोम की बेसिस से हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज डीएनए वायरस, सेकेंड वन इज आरएनए वायरस, एंड थर्ड वन इज आरएनए वायरस एंड थर्ड वन इज retrovirus। सही है। अब ये जो डीएनए वायरस होते हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। सही है। तो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास डीएनए होता है ऐसा जीनोम, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास आरएनए होता है ऐसा जीनोम, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास वो रिट्रोवायरस है, ये हम देख लेंगे अभी। इनके पास होता तो आरएनए मगर ये अपने आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, इसलिए हमने इनको अलग कैटेगरी में डाल दिया, रिट्रोवायरस की कैटेगरी में। सही। तो अब डीएनए वायरस में कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। आरएनए वायरस में भी कुछ आरएनए वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और कुछ आरएनए वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सॉरी, कुछ आरएनए वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, कुछ आरएनए वायरस ऐसे होते हैं जिनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। सही है। अब जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जिनके पास होता है उनमें भी 2 तरीके के होते हैं, अल्फा एंड बीटा। कुछ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव सेंस होते हैं और कुछ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस ऐसे होते हैं जो नेगेटिव सेंस होते हैं। देखो ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस देखते हैं। देखो कुछ आरएनए वायरसेस ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव सेंस होते हैं, इसका मतलब उनके पास आरएनए तो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वो पॉजिटिव सेंस होने का मतलब है उनका जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वो मैसेंजर आरएनए की तरह बिहेव करता है और इनका प्रोटीन बनाता है। तो पॉजिटिव सेंस का क्या मतलब है, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इनके पास है वो सर्व एज मैसेंजर आरएनए। और जो नेगेटिव सेंस होते हैं इसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं ये मैसेंजर आरएनए के तौर पे सर्व नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, किसकी तरह सर्व करता है, सर्व एज टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए, टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए। यानी ये मैसेंजर आरएनए तो नहीं बनाता है मगर मैसेंजर आरएनए के लिए टेम्पलेट के तौर पे बिहेव करता है। यानी इसके पास ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ये मैसेंजर आरएनए नहीं है मगर इससे हम मैसेंजर आरएनए बना सकते हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। सही है। अब आ जाते हैं रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं मगर इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की एबिलिटी होती है, दे हैव एबिलिटी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की एबिलिटी होती है। सही है। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की एबिलिटी है ये इनके पास एक एंजाइम की वजह से होती है, जो कि जिस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, यही ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो यानी ये ट्रांसक्रिप्शन का उलट हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देख लो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं इसकी एग्जांपल है हर्पीज वायरस। एग्जांपल्स ही याद रखनी है तुम लोगों को, हर्पीज वायरस, और लाजमी याद रखनी है एग्जांपल। सही, एग्जांपल्स मत भूलना। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस जो है इसकी एग्जांपल है हमारे पास पावर वायरस। इसी तरह डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस की एग्जांपल है रियो वायरस। सिंगल पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस की एग्जांपल है डेंगू वायरस, कोरोना वायरस,
और इसके अलावा हेपेटाइटिस सी वायरस, हेप सी वायरस। सही। इसी तरह नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस की एग्जांपल में आ जाएगा रेप्डो वायरस, जो रबीज काउज करवाते हैं। एंड लास्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिट्रो वायरस की एग्जांपल तुम लोगों को पता ही है, एचआईवी। सही। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी देखते हैं। देखो, अगर हम एचआईवी का स्ट्रक्चर देखें तो एचआईवी के स्ट्रक्चर में चारों चीजें होती हैं, यानी कोर और कोट में सारी इसेंशियल और सारी नॉन इसेंशियल चीजें होती हैं। यानी सबसे बाहर तो इसका इन्वेलप होगा, फिर इन्वेलप के अंदर इसके पास होता है कैप्सिड। सही है। और फिर कैप्सिड के अंदर इसके पास कोर मौजूद होता है। कोर में इसके पास दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होते, दो तो होते हैं मगर दोनों अलग अलग होते हैं। तो दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं और 3 एंजाइम्स होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। और कोट के बाहर इसके पास इस तरह की स्पाइक निकली हुई होती है, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। जिस तरह कोरोना वायरस के ऊपर तुम लोग देखते हो कि स्पाइक है, ऐसे ही है ना, तो इसी तरीके से इसके ऊपर भी स्पाइक। इसके ऊपर स्पाइक मौजूद है, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक इसको कहते हैं। ठीक है। तो सबसे बाहर इसके पास क्या आ गया, इसके स्ट्रक्चर में सबसे बाहर आ गया इसके पास इन्वेलप। सही है। इन्वेलप के बाद यहां पे क्या आ गया इसके पास, कैप्सिड। और कैप्सिड के बाद यहां पे इसके पास 3 एंजाइम्स आ गए कैप्सिड के अंदर। 3 एंजाइम्स, 1, 2 एंड 3। सही है। 3 एंजाइम। एक एंजाइम का नाम है इंटीग्रेस। तीनों के फंक्शन देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल में। सही है। इंटीग्रेस। दूसरे एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और तीसरे एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। ये 3 एंजाइम्स इसके पास मौजूद होते हैं। सही है। इंटीग्रेस, प्रोटीएज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसी तरीके से इसके पास हमें नजर आ रहा है कि इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सही है। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का पेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी 2 मौजूद होते हैं। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का पेयर होते हैं, इसमें टोटल 9 जीन्स होती है। सही है। 9 जीन्स होती है जो कि कोड करती हैं फॉर देयर स्ट्रक्चरल कैप्सिड एंड एंजाइम्स। देखो, इनके एंजाइम्स और इनका जो कैप्सिड है वो किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। एंजाइम भी प्रोटीन नेचर होते हैं, कैप्सिड भी प्रोटीन नेचर होता है। तो उसको प्रोटीन को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, कोड चाहिए होगा डीएनए का एक। तो वो डीएनए का कोड कहां मौजूद होते हैं, सारे में। सही। ये आरएनए का कोड ये उल्टा चलते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के पास ये अपने आरएनए का कोड डीएनए में कॉपी करते हैं और फिर डीएनए से फिर मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। आई बात समझ, इसीलिए तो इनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। ये जो राउंड वाले स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं GP120 और ये जो बेस में मौजूद है इसको बोलते हैं GP41। GP से बना दे ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, ग्लाइकोप्रोटीन 41 है। सही। ग्लाइकोप्रोटीन 41 क्या करता है, ये फ्यूजन में हेल्प करता है विद सेल। और ग्लाइकोप्रोटीन 120 क्या करता है, बाइंड करवाता है विद CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कराता है। CD4 रिसेप्टर्स हेल्पर टी सेल्स के पास होते हैं, हमने पढ़ा था। सही। तो हेल्पर टी सेल के साथ बाइंड कराते हैं। तो ये था एचआईवी का छोटा सा स्ट्रक्चर। सही। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी के बारे में। इसको इसके अंदर ही लिख देते हैं। बाइंड करवाता है इसको CD4 रिसेप्टर्स। सही। इसको भी इसके अंदर कर दूं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सही। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी के बारे में। यहां पे एक सेल बना लेते हैं बड़ा सा। ये जो सेल है इसका नाम है हेल्पर टी सेल। सही। ये एक हेल्पर टी सेल। और हेल्पर टी सेल के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर्स। और हेल्पर टी सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर हेल्पर टी सेल के पास अपना एक डीएनए होता है। इसको साइड में बनाते हैं। ये हेल्पर टी सेल का डीएनए।
सही। अच्छा, ये हेल्पर टी सेल के कुछ रिसेप्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं CD4 रिसेप्टर्स। सही है। ये जो CD4 रिसेप्टर्स है इसके साथ आके बाइंड करेगा एक वायरस। सही। और इस वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस। सही है। वायरस इसके साथ आके बाइंड किया है। इस वायरस के अंदर 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और 3 एंजाइम्स। ना बड़ा स्पाइक नहीं है इसके पास, छोटा सा स्पाइक है बेचारे। ये इसके साथ जैसे ही बाइंड करता है वैसे ही इसका जो GP120 है वो हेल्प कराता है इसको कि सेल के अंदर फ्यूज हो जाए। फ्यूज किस तरह हो जाए? इस तरह। इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन यहां पे मिटा रहा हूं। सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से इसके इन्वेलप के साथ कांटेक्ट में आ जाए। सही। और जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन इसके इन्वेलप के साथ कांटेक्ट में आता है यहां से सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाती है और सेल मेम्ब्रेन के डाइजेस्ट होने की वजह से इसका कैप्सिड अंदर आ जाता है। इसकी कैप्सिड में 2 चीज, इसका कैप्सिड अंदर आ जाता है। सही है। अच्छा, बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल तुम लोगों को याद हो तो बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल में सिर्फ जीनोम अंदर आता था, मगर HIV की लाइफ साइकिल में पूरा का पूरा क्या अंदर आ रहा है? कैप्सिड। इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के बाद ये कैप्सिड आ गया अंदर और ये 3 एंजाइम्स भी। तो यहां पे स्टेप्स लिख भी लेते हैं हम क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेप क्या फॉलो किया हमने? सबसे पहले फ्यूजन हुई, यानी ये जो HIV वायरस है फ्यूज किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। उसके बाद क्या हुई? पेनिट्रेशन हुई, यानी कैप्सिड ऑफ द HIV पेनिट्रेट कर गया इनसाइड द हेल्पर टी सेल। सही है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डिग्रेडेशन होगी कैप्सिड। उसके बाद क्या हुआ? कैप्सिड की डिग्रेडेशन हो गई, कैप्सिड डिग्रेड हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ कैप्सिड। देन ये जो इसका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था, ये जो इसका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था ये कन्वर्ट हो गया डबल स्ट्रैंडेड DNA में। किसके जरिए? इस एंजाइम के जरिए। और इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सही। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए सिंगल स्ट्रैंडेड RNA किसमें कन्वर्ट हो गया? डबल स्ट्रैंडेड DNA में। तो फोर्थ स्टेप क्या हो गया हमारे पास? फोर्थ स्टेप आ गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड RNA डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट हो गया। सही है। अब फिफ्थ स्टेप होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होगा? ये जो इंटीग्रेज एंजाइम था, देखो इसको तो हमने इस्तेमाल कर लिया। अब ये दूसरा एंजाइम जिसका नाम है इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज एंजाइम आएगा न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और ये जो वायरस का RNA, वायरल RNA, ये भी जाएगा अंदर। अब यहां पे 2 RNA आ गए। 2 RNA कौन से? ये आ गया DNA का, किसका? हेल्पर टी सेल का, और ये आ गया वायरल DNA। ऐसे ही है। ये वायरल DNA और हेल्पर टी सेल के DNA मिल जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। दिस एंजाइम इज नोन एज इंटीग्रेज। इस एंजाइम का नाम क्या है? और ये दोनों, ये इंटीग्रेज क्या करेगा? इन दोनों वायरल DNA को और हेल्पर टी सेल के DNA को, दोनों को कंबाइन कर देगा, दोनों के इंटीग्रेट कर देगा और इंटीग्रेट करके बना लेगा इस तरीके का एक DNA, जिसमें वायरल DNA भी है और हेल्पर टी सेल का DNA भी है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोवायरस। प्रोवायरस। सही। तो इंटीग्रेशन में हुआ क्या? दोबारा देखो, इंटीग्रेशन में हेल्पर टी सेल का DNA वायरल DNA के साथ मिल गया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज इंटीग्रेज, और क्या बन गया? उसके नतीजे हैं प्रोवायरस। प्रोवायरस किसको कह रहे हैं हम? प्रोवायरस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ DNA ऑफ हेल्पर टी सेल प्लस वायरल DNA। इसको हम कहते हैं प्रोवायरस। सही है। अब ये जो प्रोवायरस है इसमें जो वायरल DNA, ये वायरल DNA मैसेंजर RNA बनाएगा। क्या बनाएगा? मैसेंजर RNA। और इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई थी, अब क्या हुई? ट्रांसक्रिप्शन हुई। और ये मैसेंजर RNA जो बनाई, ये मैसेंजर RNA क्या बनाएगा? वायरल प्रोटीन। सही है, वायरल प्रोटीन बनाएगा। तो इसको लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन में प्रोवायरस बन गया। प्रोवायरस के बाद सिंथेसिस ऑफ वायरल मैसेंजर RNA। वायरल मैसेंजर RNA बनेगा और वायरल मैसेंजर RNA की सिंथेसिस के बाद क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ
वायरल प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगे। सही। अभी जो वायरल प्रोटीन्स बनेंगे बहुत बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं, बहुत लंबी लंबी प्रोटीन्स होती हैं। सही है। तो ये जो वायरल प्रोटीन्स बनी है, ये देखो, दीस आर वायरल प्रोटीन्स। इन वायरल प्रोटीन्स को प्रोटीएज एंजाइम, जो थर्ड एंजाइम हमारा रह गया था प्रोटीएज एंजाइम, वो प्रोटीएज एंजाइम इनको क्लीव करेगा और क्लीव करने के बाद इनको असेंबल कर देगा इनटू कैप्सिड में असेंबल कर देगा इस तरह से। आई बात समझ में? तो अब 8 स्टेप में क्या होगी? असेंबली ऑफ वायरल प्रोटीन असेंबल होंगे, वायरल प्रोटीन्स असेंबल होंगे और क्या बना लेंगे? कैप्सिड बना लेंगे। सही है। अच्छा, और ये जो मैसेंजर आरएनए बन रहा था, इस डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बन रहा था, इसमें से एक मैसेंजर आरएनए कहां चले जाएगा? सॉरी, 2 मैसेंजर आरएनए चले जाएंगे वायरस के अंदर, क्योंकि ये जो डीएनए है इसके अंदर कौन सा कोड है? ये जो डीएनए बना था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, इसके पास कोड कौन सा था? जो आरएनए के पास कोड था, यही कोड कॉपी हो गया इस डीएनए में, और फिर यही डीएनए वाला कोड दोबारा से मैसेंजर आरएनए बना, उसमें कॉपी हो गया। तो मतलब ये वाला मैसेंजर आरएनए और ये जो वायरल आरएनए दोनों क्या है? सेम है, दोनों सेम है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए बना है, यही मैसेंजर आरएनए वायरल प्रोटीन भी बनाएगा और यही मैसेंजर आरएनए इसके अंदर भी चले जाएगा ड्यूरिंग असेंबली। और साथ में ये जो मैसेंजर आरएनए वायरल प्रोटीन बना रहे हैं, वायरल प्रोटीन क्या है? वायरल एंजाइम्स ही बनाएगा, क्योंकि एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन नेचर, और ये एंजाइम्स ही असेंबल हो जाएंगे इसके अंदर। इस तरह हमारे पास वायरस बनना शुरू हो जाएगा, नया वायरस। सही है। और ये जो नया वायरस बना है, ये इसकी बडिंग ऑफ होगी, ये बड ऑफ हो जाएगा। सही है। हमें पता है किस तरह बड ऑफ होगा। यहां पे एक बड बनेगा सेल मेम्ब्रेन का, ये जो कैप्सिड है इसके अंदर आ जाएगा और ये आ गया। सही है। फिर ऐसे ऐसे क्या होगा? ऐसे ऐसे इस तरीके से ये अपना अलग हो जाएगा ये। सही है। इस तरह नया एचआईवी बन गया। इस तरह ये एचआईवी बनता रहेगा, नए नए एचआईवी बनते रहेंगे, और ये हेल्पर टी सेल छोटा होते होते एक वक्त आएगा कि शेयरिंग होते ही डेड हो जाएगा। आगे बात समझिए। इस तरह ये हेल्पर टी सेल को डेड मारेंगे और हर हेल्पर टी सेल मरेंगे, तो उसके नतीजे में 100 से 200 एचआईवी वायरस बनेंगे। सही समझ? चलो, लास्ट टॉपिक है हमारे पास एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो का क्या मतलब है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी सबको पता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कि हेल्पर टी सेल के जरिए अचीव होती थी। टी सेल और बी सेल के जरिए जो अचीव होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, वो डेफिशिएंट हो जाती है। क्योंकि एड्स में जो एचआईवी वायरस होता है, एचआईवी वायरस करवाता है एड्स को। ये जो एचआईवी होता है ये अटैक करता है ऑन हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल पे अटैक करता है। और क्यों करता है? क्योंकि हेल्पर टी सेल के पास एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है CD4 रिसेप्टर। इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखना। CD4 रिसेप्टर्स की वजह से ये अटैक करता है ऑन हेल्पर टी सेल। सही। और हेल्पर टी सेल कम होने लगते हैं, और हमें पता है हेल्पर टी सेल सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी दोनों को एक्टिवेट करते हैं। इम्यून सिस्टम में हम पढ़ेंगे भी इस चीज को। सही। तो दोनों को एक्टिवेट करते हैं ये हेल्पर टी सेल। तो हेल्पर टी सेल अगर अंडर अटैक हो जाएगा तो हेल्पर टी सेल की कंसंट्रेशन ब्लड में कम होने शुरू हो जाएगी, बॉडी में कम होने लगेगी, जिसकी वजह से बॉडी किसी भी इंफेक्शन से बीमार हो जाएगी। और यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सही है। अच्छा, इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो जैसे ही कोई बंदा एड्स से इन्फेक्टेड होता है तो स्टार्ट में उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स मिलते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स, और रैशेस हो जाते हैं बॉडी में। सही है। उसके बाद एसिम्प्टोमेटिक फेज स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसके सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। मगर इस एसिम्प्टोमेटिक फेज में भी उनको क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक फेज में उनके स्वेलिन लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाते हैं, स्वेलिन लिम्फ नोड्स। तो ये एक साइन होता है कि उनको एड्स हो सकता है। सही। उनके लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाते हैं। कौन से रीजन के? नेक के, एक्सिला के और ग्रोइन के। इन जगह पे लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं, जिसको कॉमनली लोग कह रहे होते हैं गिल्टी। सही है। उसको वो असल में लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं।
अच्छा, इसके अलावा एसिम्प्टोमेटिक फेज लास्ट कर सकता है लाइक अबाउट 9 months टू 10 years। यानी किसी बंदे को एड्स है तो वो उसका एसिम्प्टोमेटिक फेज 9 महीने का भी हो सकता है और 9 महीने से लेकर 10 साल तक का हो सकता है। सही, यानी 10 साल तक उसको एड्स है मगर कोई और सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ स्वेलन लिम्फ नोड्स है, मगर आहिस्ते आहिस्ते उसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। सही है, तो अचानक से उसको किसी भी वक्त स्टार्ट हो जाएगा फुल ब्लोन एड्स। फुल ब्लोन एड्स में क्या होगा, सारे सिम्टम्स एक साथ आना शुरू हो जाएंगे और उसको अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस होंगी। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस का मतलब है वो सारी बीमारियां जो उसको नहीं हो रही थी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं पानी पी रहा हूँ, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस उस पानी के जरिए आ रहे हैं, सांस लेने के जरिए एनवायरमेंट के जरिए बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं, वो मुझे बीमार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे इम्यून सेल्स उसको किल कर दे रहे हैं। मगर वो क्यों आ रहे हैं मेरी बॉडी में? अपॉर्चुनिटी की तलाश में, कि हो सकता है उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए मुझे बीमार करने की। तो ऐसी वायरसेस या ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, और उनके जरिए अगर बंदा बीमार हो जाए तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज होना शुरू हो जाएंगे, जिससे पहले मैं बीमार नहीं हो रहा था उन सारी बीमारियों से बीमार होने लगूंगा। टीबी हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, सही है, कैंसर भी हो सकता है, वेट लॉस बहुत तेजी से होगा, ये सारी चीजें होंगी। आहिस्ते आहिस्ते बंदा इन सारी चीजों के साथ इंतकाल कर जाएगा। सही है। अच्छा, पहले तो बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं थी एचआईवी की, वायरल बीमारियों की वैसे ट्रीटमेंट नहीं होती है। सही है, तो अभी भी इसकी क्योर नहीं है, मगर अभी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट में क्या देते हैं हम? इसकी ट्रीटमेंट में हम देते हैं, अगर किसी को एचआईवी पॉजिटिव आ गया, यूजुअली तो लोग करवाते नहीं इतनी जल्दी, अगर किसी ने स्क्रीनिंग करवाई और उसको एचआईवी पॉजिटिव आ गया तो हम उसको देते हैं एंटी रीट्रो वायरल ड्रग्स। सही, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एआरटी ड्रग्स, एंटी रीट्रो वायरल ड्रग्स। सही, एआरटी ड्रग्स देते हैं, एंटी रीट्रो वायरल ड्रग्स देते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, ये एंटी रीट्रो वायरल ड्रग्स इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ वायरस को, या हम कह सकते हैं स्लो डाउन कर देते हैं ग्रोथ ऑफ वायरस को, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा देते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करते हैं। सही है, इसका इलाज नहीं है। जो एड्स है वो अनक्यूरेबल है। सही है, इसको हम क्योर नहीं कर सकते, एड्स को क्योर नहीं कर सकते आप, तो कोई क्योर नहीं, कंट्रोल कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ वायरस को स्लो करके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा के। सही है, और इम्यून सिस्टम ऐसी मेडिसिन देके जिससे इम्यून सिस्टम उनका बेहतर हो सके। सही, इससे हम उनको जितना ज्यादा जिंदा रख सकते हैं जिंदा रखते हैं, मगर फिर भी इसकी कोई ट्रीटमेंट, इसकी कोई क्योर नहीं है। सही। अच्छा, ट्रांसमिशन फैलता कैसे एड्स? एड्स फैलता कैसे, ये समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एचआईवी वायरस कहां कहां पाया जाता है, कौन कौन से बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है। तो एचआईवी वायरस ब्लड में पाया जाता है, एचआईवी वायरस सीमेन में पाया जाता है यानी मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, एचआईवी वायरस वजाइनल फ्लूइड में पाया जाता है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, एचआईवी फ्लूइड रेक्टल फ्लूइड में पाया जाता है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में। सही है, रेक्टम वाले एरिया में, इन सब जगह एचआईवी फ्लूइड, एचआईवी वायरस पाया जाता है। तो ब्लड में पाया जाता है, तो इसका मतलब कंटेमिनेटेड कंटेमिनेटेड सिरिंजेस या फिर निडल्स से फैल सकता है ये। ऐसे ही है, निडल्स या फिर सिरिंजेस, जो ड्रग यूज करते हैं, ड्रग लगाते हैं। सही है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ड्रग को इंजेक्शन में भर के इंजेक्ट करते हैं, तो वो लोग एक दूसरे की सिरिंजेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उससे फैल सकता है। और अगर किसी गांव वगैरह में कोई लोकल क्लिनिक है तो वहां पे भी अक्सर लोगों को नॉलेज नहीं होती है, तो वहां पे लोग उनको एक ही सिरिंज से 10 लोगों को लगा रहे होते हैं, तो इसलिए उनको भी ये बीमारी फैल सकती है एड्स। अगर किसी एक को हुआ तो वो सिरिंज जिसको इसको लगेगा सबको फैल जाएगा, क्योंकि ब्लड में होता है। सही है, सीमेन में होता है, तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या अनप्रोटेक्टेड सेक्स के जरिए फैल सकता है ये। सही है, और किससे फैल सकते हैं? और फैल सकते हैं क्लोज कॉन्टेक्ट टू वुंड्स, क्लोज कॉन्टेक्ट टू वुंड्स। अगर दो बंदे, एक बंदा जिसको एचआईवी और दूसरा बंदा जो जिसको एचआईवी नहीं है, दोनों के वुंड्स अगर क्लोज कॉन्टेक्ट में है तो वुंड्स ओपन होते हैं, तो उसके जरिए एचआईवी फैल सकता है। सही है, इसके अलावा मदर टू न्यूबॉर्न, मदर से न्यूबॉर्न तक फैल सकता है। सही है, कैसे? ड्यूरिंग डिलीवरी, या तो डिलीवरी के वक्त क्योंकि वजाइनल फ्लूइड में मौजूद होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी, या फिर और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड, और ब्रेस्ट फीड के वक्त। अच्छा, एक और चीज में होता है मिल्क, मिल्क में भी होता है। सही, तो ब्रेस्ट फीड के जरिए भी फैल सकते हैं, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड। सही है,
तो इन सब सूरतों में ये चीज ट्रांसमिट हो सकती है। सही है। अबाउट 90% ऑफ द HIV इज ट्रांसमिटेड थ्रू अनकंट्रोल्ड या अनप्रोटेक्टेड सेक्स। सही है। 90% इससे ट्रांसमिट होता है, बाकी 10% बाकी सारे मीन से ट्रांसमिट होता है।